channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. Hello everyone, my name is Jadoo. I'm the group editor at Y Media. Once again, a very warm welcome on behalf of Y Media on Y Plus, Channel Y, Radio Y, FM 91.9. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Today we have a very special guest with us who's the former external affairs India, a very senior leader in the Congress party, one of the oldest parties as far as India is concerned, a prominent lawyer and author, many more titles to him. Sir, a very warm welcome. Salman khurshid ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है on behalf of Y Media. Sir, how are you? Thank you very well. आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके श्रोताओं के साथ, आपके दर्शकों के साथ कुछ समय दे सकता हूँ. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले बात करते हैं सर, आज जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, 2014 से, उससे पहले तो कांग्रेस का राज था. क्या समझते हैं आप कि 2014 से लेके अब तक क्या इंडिया आगे बढ़ा है मोदी गवर्नमेंट के इस राज में, बीजेपी के राज में, या वहीं पर रहा है या पीछे चला गया है? देखिए, वो किस पहलू से आप देखते हैं उस पर निर्भर है, उस पर डिपेंड करता है. मेरे मित्र और मेरे सीनियर साथी चिदम्बरम जी ने एक दफ़ा ये कहा था कि किसी भी देश को आप अगर 10, 15, 20 वर्ष देंगे तो जो उसका ग्रोथ रेट है वो तो इतना ही होता है कि आपका जीडीपी कितना बढ़ेगा और आपकी टोटल इनकम कितनी बढ़ेगी, वो तो ऑटोमेटिक होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है. लेकिन इस वक्त हमारे लिए इस देश में जो विशेष हम लोगों के लिए चिंता है और विषय है वो ये है कि हमने आज़ादी के समय से इस देश को इकट्ठा रखा और एक दोस्ती के बंधन में जोड़ के रखा. तो वहाँ दरारें जब दिखने लगती हैं तो थोड़ी चिंता होती है कि अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, होगी, या अगर है तब भी अगर हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें दरारें पड़ें तो वो देश के लिए बहुत आगे आने वाले समय के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं होते हैं. इस पर हम लोगों को बहुत चिंता है और इस पर हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बैठकर बात करे और हम मिलजुल कर कोई रास्ता निकालें, लेकिन अभी उनके रवैये में ऐसा लगता नहीं है. ठीक है, ये बात कही जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आपके कई और सीनियर कलीग्स की तरफ से भी कि जो सेकुलर फैब्रिक था इंडिया का, उस पे सवाल खड़े किए जाते हैं कि बीजेपी के आने के बाद कुछ चिंता है, जैसे आपने भी अभी चिंता जताई. लेकिन वहां से काउंटर एलिगेशन बीजेपी की तरफ से लगता है कि कांग्रेस तो खुद धर्म की सियासत करती रही है, चाहे फिर वो पंजाब का मामला हो या किसी और जगह का मामला हो, कांग्रेस खुद जात पात की राजनीति करती रही है. जी देखिए, ये देश जो है, इसकी जो वास्तविकताएं हैं, इस देश की ज़मीनी हकीकत जो है उसको नज़रअंदाज करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. कहने को जात और धर्म का कहीं भी कोई रोल हमारी व्यवस्था में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नहीं रखा गया है. लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ रोल धर्म का है. ये एक धार्मिक देश है, ये अधार्मिक देश नहीं है, धार्मिक देश है.
कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उन सब की आस्थाएं हैं जो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग आस्थाएं हैं। तो उन आस्थाओं के विषय में और उन आस्थाओं के संबंध में व्यवस्था में कुछ ना कुछ सतर्कता रहनी चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन किसी के विरोध में, किसी को हम सामाजिक एकता से अलग करने में हम कहीं उसके धर्म या जात का संकेत ना दें, ये हमारी राजनीति रही है, ये हमारी नीति रही है, हमारे देश की रही है और हमारी कांग्रेस पार्टी की रही है। हम चाहते हैं कि आज हम सरकार में नहीं हैं, हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आज जो लोग सत्ता में हैं वो इसी रास्ते पर चलें, ये हम चाहते हैं। यहाँ पर उनके और हमारे बीच में कुछ मान के चलिए कुछ दूरी है, उनके और हमारे बीच में संवाद की कमी है, और हम चाहते हैं कि अगर हम उनसे संवाद कर सकें और वो हमारी बात को सही तरह से समझ सकें तो देश का इसमें फायदा होगा। जी, लेकिन सवाल अभी ये है कि as you mentioned, Supreme Court has been cautioning the politicians of all political parties on not using identity politics. Election Commission has been talking about that. But Congress, while accusing BJP of using identity politics, Congress hasn't been above the fray. Congress party has been, playing identity politics. What's your take on this one? No, I understand. As I said, identity cannot be wished away in this stage of our democracy. Identities are important, but the identities cannot become predominant in our political thinking, and identities cannot become exclusive. You can't exclude on grounds of identity. But our whole constitutional framework does take into account to some extent identity for inclusion. How do you include people? So people who are now referred as Dalits, scheduled castes and scheduled tribes, who have been disadvantaged historically, have been recognized in the Constitution having right to affirmative action. Now, affirmative action doesn't happen in a vacuum. It happens because you identify groups that deserve affirmative action. So, whatever we do in terms of identity must not be negative and must not exclude. It must be for inclusion. It must be for participation. If we understand identity politics in the right context, then I believe there will be no problem. Why there are not many takers at the ground level? The last time Congress won massive mandate was way back in 2009. 2014, Congress idea of India wasn't taken by the voters. Then 2019 again. Congress party lost, and there have been many state elections. Of course, Congress has been winning in few states, but again, Congress has lost many states, including Punjab as well. Why is it that the masses are not really coming towards Congress party? All right, I think that what you need to factor in is where have we lost to the BJP has to have one explanation, and where have we lost to local regional parties that have emerged, trend that is perhaps 20, 30 years old, but a trend that has been growing steadily. Punjab, we've lost to a regional party, a party that was essentially a party only of Delhi, that's expanded itself to Punjab. But we'll have to see. In Delhi, perhaps they have stabilized, but we'll have to see whether they stabilize as a political structure in Punjab as well. Where we lose to the BJP may be a different story altogether. Now, certainly, let's not forget that the BJP trounced us as far as two general elections were concerned, but the total vote that the BJP has got in those elections is 37-38%. So there are still 61% of the people in this country, voters of the electorate, that has not voted for the BJP. So, and we have a first past the post system in our country, and therefore to say that we have lost and we are
in a sense, completely sidelined in terms of political ground reality would be wrong. But yes, the 60% of the vote that I'm talking about that doesn't go to the BJP, and it's a very valuable vote, that vote is fragmented. It's fragmented in many parties, largely parties who are regional, who control one state, or at best control a state and a half, etc., etc. So this is the conundrum that we need to resolve. Um, I guess in the near future you can't say that the Congress, to the exclusion of all regional parties, would be able to take on the BJP, and therefore if itself either cut down BJP's 38% vote, or that it can get more than 38% vote on its own. Now, I think that's perhaps not possible in the near future, although that will always obviously remain an aspiration of our party, as there should be for any party. But to get there, yes, we need to do some innovative, out-of-the-box thinking, where all political parties that are opposed to the BJP and concerned about the BJP will come together and find a common platform. I think this is the new India, and the aspirational curve has been on the rise for this new India. And Congress has been somehow failed in capturing the imagination of this new India. I want to understand, what is your vision? What is, because you have a great intellectual capital, Mani Shankar Iyer Saab, Sam Batroda ji, Shashi Tharoor Saab, and Salman Khurshid Saab, yourself as well, and so many other prominent people. We're all looking upon you. What is your vision, Salman Khurshid Saab's vision for India for the next 10, 15, 20 years? I want to understand that today. Well, I have a little problem with this description of aspirational India, that their aspirations somehow bypass us entirely. Now, consequences of the elections would indicate that that's the case. But for those of us who know the ground and who work amongst people, we are certainly not bypassed by aspirational India at all. But there are a combination of factors. Elections in a complicated democracy like ours is not ever won or fought on one single issue. There are a host of issues that come together, and of course the young people are impatient. Young people look at their prospects and how they can move forward and what they can achieve. And to that extent, I believe that anyone who loses because the young people cannot identify with the policies that you have is understandable. If the young people of today want to move right of center, that they don't want the socialist setup, then you have to cater for them as well. But the fact remains that a country like India cannot overlook the large masses that still have a long way to go, for whom we provided the most ambitious safety net at the time, and social outreach at the time that we were in UPA 1, UPA 2. The kind of social services and social protection that we provided was completely unparalleled. But obviously there is a important segment of the Indian youth, young, educated, restless Indian youth, and indeed the upper middle classes, that have felt that they had a better prospects offered by the BJP, and we lost the prospects battle, let us say. But that doesn't mean that we will lose it again and again, because people's their frustrations and disappointments all factor in when an election is around the corner. But there is another element, and the other element that the BJP, I think, should have no reason to deny, is that they've leaned heavily on religion, that they have tried to make religion a relevant factor in electoral choice. Now, religion in the relevant factor in electoral choice would mean that the majority will obviously prevail, and they must, because the majority belongs to one religion. But the point is that this country committed itself to a wholesome combination of religions, of religions coming to conceive an India that belongs to everyone.
And I think that's the paradigm that we cannot wish away, and that's the paradigm that we will not give up. And that's the paradigm for which our leaders are struggling, and our leaders are willing to put up a fight, no longer how long it takes. जी, अब सभी की निगाहें 2024 पर हैं। आई एम श्योर इंडिया में भी इसके बारे में बातचीत अब बहुत चल रही है, और यहाँ अमेरिका में, कनाडा में भी, और दुनिया भर में जहां जहां एनआरआईज हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि 2024 में कौन जीतेगा। एज ए जर्नलिस्ट ये सबसे ज्यादा सवाल मुझे पूछा जाता है कि 2024 में क्या होगा, कांग्रेस की या क्या तैयारी है, या हाँ जी प्लीज। देखिए, ये एक बहुत गंभीर सवाल है, और अक्सर इस सवाल का जवाब जो है बड़ी गंभीरता से नहीं दिया जाता है। लोग आपसे कहेंगे कि हम तो 300 सीटें, 350 सीटें जीतने जा रहे हैं। आज हमारे सामने एक चुनौती है। अभी तक जो संभावनाएं हैं या जो संकेत हैं वो ये रहे हैं कि भाजपा के पास एक विशेष शक्ति और एक विशेष बल है, जिसके कारण वो हमसे आगे हैं, हम सब से आगे हैं। अब ये चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए समय कम है। 2024 बहुत दूर नहीं है। कुछ असेंबली के चुनाव उससे पहले आएंगे, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, कर्नाटक आएगा। हमें वहाँ पर अच्छी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, ताकि हम लोगों को विश्वास में ले सकें कि हम जो राष्ट्रीय इलेक्शन होंगे, जो जनरल इलेक्शंस होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ये कहना कि हम वापस सत्ता में आएंगे और आ सकते हैं और हमको आना चाहिए, इसमें कुछ दम होगा इस बात में। तो अभी लगातार अब से लेकर 2024 तक हमें ये करके दिखाना होगा। जो आज जनता की बात लेकर हम, जैसे आज के दिन ही, आज दिन भर हमने महंगाई पर और बेरोज़गारी पर आज हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, देशव्यापी प्रदर्शन किया है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आगे रहीं। प्रियंका गांधी जी AICC पे आई थी, वहाँ से उन्होंने गिरफ्तारी दी। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से निकलकर हमारे MPs के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया। एक संकेत जा रहा है, जहाँ हमको ऐसा लगता था कि मीडिया ने हमको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, तो पिछले दो 3 हफ्ते से जो आपने हमारी गतिविधियां देखी होंगी, उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि हमने मीडिया स्पेस फिर से कैप्चर की है, और ये हमारे लिए एक बिगिनिंग है, बिगिनिंग टुवर्ड्स हैप्पी एंड ऑफ 2024। तो लेट्स सी, मेहनत बहुत करनी है। अभी हम एक यात्रा करेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करेंगे, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। मैं उम्मीद करता हूं उसका जो संदेश जाएगा, उसके कुछ अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। आपने मीडिया स्पेस की बात की है, तो 1 मिनट के लिए मीडिया की ही बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि आज बहुत सारे पत्रकार आज खुल के आलोचना करते हैं बीजेपी की, डायरेक्टली मोदी साहब पर अटैक्स भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, और बाहर अगर हम ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा की बात करें, तो यहाँ भी मीडिया खुल के बात करता है। हम लोग यहाँ बहुत सारे इंटरव्यूज आम आदमी पार्टी के लीडर्स के करते हैं, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स के, हमने यहाँ वाई मीडिया पे बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं बात आती है कि इंडिया में मीडिया पर रोक लगी हुई है। तो इस पे जरा मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, इसकी कई पहलू हैं जो कानूनी तौर पे तो कोई ऐसी विशेष रोक तो किसी पे नहीं लगी है, लेकिन अगर कोई स्वयं अपने इच्छा से अगर कोई चाहे कि वो किसी को सपोर्ट करेगा और किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें लोगों को ये आज़ादी होती है, कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जिस तरह से विशेष मीडिया पर अंकुश लगाने के प्रयास हुए हैं, जिस तरह से लोगों को, रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया है, उन पर UAPA के अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के जो केसेस लगाए गए हैं और सिडिशन के केसेस लगाए गए हैं, इस पर एक व्यापक चर्चा हमारे देश में है कि क्या सिडिशन आज के दिन हमारे देश में कानून की बुक्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि इन सब का दुरुपयोग किया गया है, और जो दुरुपयोग हुआ है वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।
और इसकी लड़ाई हम कोर्ट्स में भी लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई हम पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस विषय पर, अगर और किसी विषय पे नहीं तो कम से कम इस विषय पर, और जो आम जनता के विषय हैं जैसे कि रोज़गार ना मिलने का विषय है, या जो कीमतें बढ़ने का विषय है, उस पर मीडिया धीरे धीरे हमारे साथ आएगा। और आज से 5 साल पहले में बहुत बड़ा अंतर है। जो 5 साल पहले लोगों का रुझान था, जो लोग कहा करते थे, सोचते थे, उसमें और आज में बहुत बड़ा अंतर आया। मैं उम्मीद करता हूं कि यही हमको आगे लेके चलेगा। जी, जैसा आप बात कर रहे थे, लेकिन अब इसमें एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। आपकी 15 साल की सरकार थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने वो 15 साल की दिल्ली की कांग्रेस सरकार को पीछे छोड़ते हुए अब लगातार वहां सरकार आम आदमी पार्टी बना रही है। पंजाब में जीतने के बाद तो उन्होंने हमारे साथ यहाँ मीडिया में इंटरव्यू किया और आम आदमी पार्टी ने ये दावा कर दिया कि अब वी आर द नेचुरल ऑपोजिशन एट नेशनल लेवल। और वो कहते हैं कि अब केजरीवाल मॉडल जो है वो इंडिया में नेशनल लेवल पे 2024 पर आएगा। और आम आदमी पार्टी अब दावा कर रही है हमारे साथ मीडिया में कि भाई अब कांग्रेस पीछे रह गई है नेशनल लेवल पे, हम है नेचुरल चॉइस ऑफ ऑपोजिशन। ये आम आदमी पार्टी का दावा है। ये अभी उनके कहने की जो बात है, उसकी काट तो आसान नहीं है करना, इसलिए कि वो अभी चुनाव जीते हैं, पंजाब में जीते हैं, जहाँ पंजाब में इलेक्शन से 4 महीने पहले हम सब उम्मीद कर रहे थे कि हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप पंजाब की समीक्षा करें, पंजाब में जो कुछ भी हुआ वो किसकी गलती से हुआ, या अनजाने हुआ, या बिना सोचे समझे हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो हमारे ढांचे थे पंजाब की राजनीति के, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी के यूनिट के, वही बिखर गए। हमने एक नया अध्यक्ष बनाया, हमने एक नया मुख्यमंत्री बनाया, हमने सिद्धू जी को एक महत्वपूर्ण एक रोल दिया। हमारे जो मुख्यमंत्री थे, जो हमको चुनाव जिता के लाए थे, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, और उनसे कुछ दूरियां ऐसी आई कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो क्या आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हार तो फिर हार होती है, 1 वोट से हारें या 1000 वोट से हारें, हार तो हार होती है। आज ये कहना कि वो नेचुरल ऑल्टरनेटिव हैं, वो विकल्प हैं, मैं समझता हूँ वही ज़्यादा इसका बखान करते हैं, वो है कि नहीं। अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कि केजरीवाल मॉडल है क्या। केजरीवाल मॉडल बातों से सजोया हुआ एक मॉडल आवश्यक है, लेकिन केजरीवाल मॉडल में क्या कोई तथ्य हैं? केजरीवाल मॉडल क्या कोई अस्तित्व सचमुच है कि नहीं है? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। अब दिल्ली में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं। आप एक बढ़ती हुई इकोनॉमी और एक स्थिर पॉलिटिकल सेटअप में अगर फ्री हैंडआउट्स देंगे तो कब तक इकोनॉमी सर्वाइव करेगी? और वो जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनको आप कब तक झेल पाएंगे हमारे मुल्क में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि जो केजरीवाल मॉडल है, इसका ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या डायमेंशन है, इस पर बहुत स्क्रूटनी होगी, और इस पर मैं मानता हूं कि वो केजरीवाल मॉडल जो है वो नाकार दिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बट देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जनता करती है वही सही होता है। You've been in the External Affairs Minister for India. Currently, we have S. Jaishankar, and the headlines that he's grabbing, whether the relationship with Russia has been strong. Great Britain, they are on the verge of doing a free trade agreement here from Canada. I interviewed our Minister for International Trade before she went to India. She's also expecting that we could have a free trade agreement, and India is also maintaining good relationship in the Middle East and with states as well simultaneously. What's your take on India's position at a global stage today?
Well, let's be clear. The BJP gives an impression that foreign policy started in 2014. That foreign policy is a recent thing. That it didn't happen before. From the time of independence and the time of Pandit Jawaharlal Nehru, we have built up consistently India's place in the world, and India provided leadership when India was still economically not as strong as it is today. And India, part of the NAM movement, India, part of the greatest contributor to peacekeeping forces of the United Nations. Mr. Rajiv Gandhi moving the plan for nuclear disarmament in the world. These are all things that happened which have taken India to where we are. Our relationship with Russia, for instance, our unique relationship with Russia was something that was engineered by the leader of the Congress party. So it isn't as though whatever is happening today has suddenly happened after the BJP came to power. It can't just be that. But we have some concerns about what is happening in the world today. I think that we've squeezed ourselves into a very difficult position as far as Ukraine is concerned. We have a commitment to Russia, we have a friendship with Russia, we have a dependence on Russia, which can't easily be given up, and certainly not in terms of what we might, as an alternative, get from the United States of America. But we do want something of a new version of the non-aligned movement, if you like. Everyone thought the non-aligned movement has now become outdated, and that the world is now very different. But we believe that India has a very unique philosophical and a very unique diplomatic role that can be described as a non-aligned diplomatic role. We don't want to be, and nor will we ever be, camp followers of anybody, no matter how powerful they are. We want India to be play an important pivotal role, which is why we've joined Quad. That's why we are with our friends, Australians and Japanese, in the United States of America. We are in Australia. That's why we are proactively involved in whatever is happening in Africa, whatever is happening in the Indian Ocean. That's why we are proactively involved in negotiations with the European Union, negotiations after Brexit with the UK, with Canada, with the United States of America. But the fact remains, there's some difficult choices that will have to be made. And those difficult choices will become more difficult because of our inability today to be able to move forward with China. That's a very, very, very difficult relationship. And it is creating complications in whatever position we take. I must say that the world has been very accommodative. Europe has been very accommodative. And to some extent, United States of America has been accommodative. And we appreciate the outreach that Canada and UK and France and Germany have done towards India. But I think the expectations from India in terms of political sagacity are very, 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 very high. And I think we haven't done enough homework to be able to meet those expectations. Yeah, and talking about expectations, and especially thank you for painting that picture at a global level. Let's talk about another very important issue now. As much as for me, let me put it on record. For me, anybody who's elected office, I don't look upon them as someone from a Muslim, Christian, or any religious background. But the question that is being sometimes asked is about the minorities, how India treats its minorities. You've been in power, you've been the external affairs minister, and in Congress regime, we had Dr. Manmohan Singh for 10 years as the prime minister, Sonia Gandhi ji as the leader of the ruling party, then defense minister A.K. Anthony, and I think minorities have occupied almost all prominent positions in India. So I'll want your take how India treats its minorities. Well, see, things vary from government to government, obviously. I mean, if we were all the same, there would not be any change of government. I don't mind saying that our record
vis-a-vis minorities of our country, and that's minorities means everyone, not just Muslims, but for Muslims, Christians, Buddhists, Sikhs, everybody in a minority. Even if there are parts of India, states where Hindus are in a minority, I would include those in the list of expectations of the minorities and what delivery there has to be for the minority. Now, there is a difference between, and I think it's a palpable difference between what we did for the minority or we professed for the minorities and what is lacking with the present government. They think that there was an unfair appeasement of minorities in order to get votes. We think that they use minorities as a whipping horse in order to get votes. Now, this is a political argument that can go on, but at the end of the day, it's the ground reality. It's the ground reality of how many human beings are how happy today in India. Whether any section or segment is apprehensive, is it living in fear of the future? Is it uncertain about its next generations? And this is not true only about people of a particular minority religion. I think there are many other people who face this, many other people who suffer this. But the focus, of course, of negative attitudes is towards minorities. Now, I think that's a bad thing because the government's official statement is that we are going to be fair and we will be reaching out to everyone. Now, if that is to be true and that's to be followed, I think we would all have reason to celebrate. But having said that, I think there is some responsibility of the minority itself. I think when we talk about what the government has to answer in terms of treatment of minorities, I think the minorities also must reflect and decide, have they taken the right path? Have they fragmented themselves irresponsibly or sort of by too much inward looking? Have they fragmented themselves so much that they've ceased to matter as far as the electoral logic is concerned? These are questions that the minority also will have to sit down and figure out. So you can't simply say one party, and let me just include my own party as well, that my own party will also have to go back to the drawing boards to see what has gone wrong ostensibly, that we are being called as being not sufficiently secular by one group of people and being hypothetically secular, but in fact pseudo-secular. We are being accused of being by the other side. It can't be that we are wrong for both sides. We have to be right for someone, and this is what I think our own party has to sit down and spend a little time, improve our communications, perhaps improve on our explanations, and then our outreach ultimately, which is the most important thing in a democracy. आप तो कानून के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं आप कानून में भी. आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, ऐसा दावा है बीजेपी का कि ये हमने देश के हित में किया. ट्रिपल तलाक हमने खत्म कर दिया, ये हमने देश के हित में किया. आपका क्या, सीए के बारे में उनका कहना ये अच्छा कानून है. आपका इन तीनों कानून के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम बड़ा स्पष्ट कर दें, मैं पार्टी की तरफ से भी कह रहा हूँ, ये अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि ये जो 3 कानून हैं, कानून तो और बहुत सारे हैं. अभी एक जजमेंट आया है पीएमएलए पर, जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है. वो मनी लॉन्ड्रिंग कानून आपके यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, वो यूके में भी है, यूरोप में भी है. तो हमारा तो यूनाइटेड नेशंस का एक अग्रीमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा, दुनिया भर में रोका जाएगा. लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो बेल प्रोविजंस हमने यहाँ पर लागू किए हैं, क्या वही बेल प्रोविजंस अमेरिका में, यूके में और फ्रांस में हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है. किस विषय पर मनी लॉन्ड्रिंग का डिपार्टमेंट किस तरह से इंटरफेयर कर सकता है
किसी व्यक्ति की जीवन शैली में, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि कानून सिर्फ 3 तलाक का या 370 का या कोई ऐसा कानून यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसका संदर्भ लोग मानते हैं कि सिर्फ एक विशेष वर्ग से या एक विशेष समुदाय से है, उसको ये मत समझिए। कानून स्टैंड अलोन कैसा है और उसका प्रभाव देश में और देशवासियों पर कैसा है, ये प्रश्न होना चाहिए। अब 370 की बात है, 370 एक कॉम्पैक्ट था विद पीपल ऑफ कश्मीर। हमने एक अश्योरेंस दी थी पीपल ऑफ कश्मीर। तब भी हम भी चाहते थे कि एक ना एक दिन 370 समाप्त हो, और जो दूरी अगर 370 को लेकर अगर कोई दूरी कश्मीर के लोगों में और भारत के अन्य जो स्टेट्स हैं उनके बीच में अगर कोई दूरी लगती है तो वो समाप्त होनी चाहिए। वो प्रोसेस चल रहा था, इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। अब जल्दी किया, उसके परिणाम क्या है, अच्छे हैं कि नहीं है, वो तो अब वहाँ चुनाव होगा तब पता चलेगा ना। लेकिन अभी तक जो वहाँ से सूचनाएं आ रही हैं उससे उनको समझने के बाद ये नहीं लगता कि इसके परिणाम वैसे होंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इसको समाप्त करने में अपेक्षा की थी। एक प्रश्न जो सीए और एनआरसी का प्रश्न है, अब कुछ ठंडा है, आजकल कुछ ठंडा है, लेकिन सीए एनआरसी सीधा एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। उसको सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फाइनल ओपिनियन देगा, तो उसके बाद ही फिर आगे कुछ कहा जा सकता है। ट्रिपल तलाक तो सीधा एक फेक प्रोपेगेंडा किया गया है। ट्रिपल तलाक का कोई प्रोविज़न कहीं दुनिया में अब बचा नहीं है। ट्रिपल तलाक हमारे देश में भी होता था, बहुत कम होता था। कहीं भी डेटा नहीं है कि ट्रिपल तलाक बहुत होता था, और ट्रिपल तलाक इस्लाम में ट्रिपल तलाक की कोई स्थायी जगह है नहीं। इसके बावजूद दुनिया को बार बार ये कहा कि ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया, ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया। ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ने 5 जजेस में से 3 जजेस ने मेजॉरिटी में कहा था कि ट्रिपल तलाक का कोई अस्तित्व भारतवर्ष में है नहीं, और कुरान पाक में ट्रिपल तलाक की कोई जगह नहीं है। जब ये कह दिया गया था तो फिर किस बात का ये हंगामा है कि हमने ट्रिपल तलाक ख़त्म किया। जो कभी नहीं था, जो कानूनी तौर पर कभी नहीं था, उसको हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन कानून का उल्लंघन तो होता है, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनका उल्लंघन होता है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमने मर्डर को ख़त्म कर दिया। मर्डर को तो ख़त्म नहीं किया ना, मर्डर का एक कानून है, लेकिन मर्डर तब भी होते हैं और बहुत सारे क्राइम्स हैं जो होते हैं। तो किसी चीज़ को हम गलत करते हैं समाज में, उसको ख़त्म नहीं कोई कर पाता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने के जो भी अच्छे प्रयास हो सकते हैं वो हम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां धर्म की बात ज्यादा की जाती है कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, पर मुझे लग रहा है कि लड़ाई जो है वो नेशनलिज्म के मुद्दे पर भी हारी जा रही है। कहीं ना कहीं परसेप्शन बन गया, ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, ये आप बेटर एक्सप्लेन करेंगे, कि ऐसी परसेप्शन बन गई है कि जो बीजेपी है वो नेशनलिज्म, भारत के हित में ज्यादा अच्छा काम कर रही है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी हालांकि क्लीन स्वीप करती है असेंबली इलेक्शंस दिल्ली में, लेकिन लगातार हार रही है। 2014 में और 2019 में एक भी सीट उनको 7 में से नहीं मिली जब लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं। तो नेशनलिज्म का मुद्दा पकड़ के बैठी है बीजेपी कि हम डिफेंडर्स हैं भारत के। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके बस की बात नहीं है। नहीं, तो सिर्फ कांग्रेस तक वो सीमित नहीं है ना। वो तो जब नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उनको तो समस्या गांधी जी से भी आती है, उनको तो समस्या पंडित जी से भी आती है, उनको समस्या भारत के इतिहास से आती है, उनको समस्या हर शहर के नाम से आती है, जिस शहर का नाम कहीं ना कहीं एक समुदाय से जुड़ा हो या लगता हो उनको कि वो जुड़ा है, उससे भी समस्या आती है। तो ये परसेप्शन अगर आज उन्होंने क्रिएट किया है तो इस परसेप्शन से हमको लड़ना है, और इस परसेप्शन से हम लड़ रहे हैं, और ये परसेप्शन हम बदलेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये परसेप्शन लिमिटेड लोगों का है, ये परसेप्शन भारत के मेजॉरिटी का नहीं है।
भारत में रहने वाले लोगों की जो मेजॉरिटी है उसका ये परसेप्शन नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई अगर 20, 25, 30% तक एक परसेप्शन क्रिएट कर दे, और इतना भी नहीं है शायद, अगर इतना कोई क्रिएट कर दे तो उसको फर्स्ट पास द पोस्ट में तो फ़ायदा हो जाता है, और फिर उससे एक नया परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये सही है जो ये कह रहे हैं कि ऐसा परसेप्शन है, ये सही है क्योंकि इतने लोगों ने इनको वोट दिया है। लेकिन ये सब एक खोखलापन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इसका खोखलापन जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है जी, आखिरी दो सवाल हैं आपसे। एक तो जैसे मिस्टर जगदीप साचा और बहुत सारे और एनआरआईज आज भी मैं देखता हूँ ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आज भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं अपने एक लेवल के ऊपर। तो उन सभी के लिए आपका क्या संदेश है? कि मेरा संदेश यही है कि एक तो आपने परंपरागत रूप से आपने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के जो सेकुलर गतिविधियां हैं और भारत की इंक्लूसिव जो भारत का की परिस्थिति, भारत की व्यवस्थाएं हैं, और जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका गांधी जी से और पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बहुत बहुत करीब का रिश्ता है। आपने उसको हमेशा सपोर्ट किया है, और वो सपोर्ट आपकी मॉरल रही हो, सपोर्ट फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, उस सपोर्ट के हम आपके आभारी रहेंगे। और ये पैगाम, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, आप इस आइडिया ऑफ इंडिया के एम्बेसडर्स हैं टू द वर्ल्ड, और आप पूरे वर्ल्ड में इस संदेश को पहुंचा रहे हैं, पहुंचा सकते हैं, और इसको और ज़बरदस्त तरीके से आप दुनिया में पहुंचाएं। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। डोंट लूज़ हार्ट। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि कांग्रेस हताश तो नहीं हो गई, कांग्रेस अपने समस्याओं में तो नहीं उलझ गई। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी और दायित्व हमारा कितना गंभीर है। हम इस दायित्व का निर्वाह करेंगे। हम आपको भारतवर्ष में एक बार फिर वो समाज, जिस समाज को हमने सरोया था, जिस समाज को हमने माना और जिसको हमने सम्मान दिया, वो समाज और वही सिस्टम हम एक बार फिर भारत में लेकर आएंगे। इंडिया विल वंस अगेन बी अ ट्रूली फ्री एंड हैप्पी सोसाइटी। हम ये आपसे वायदा करते हैं। प्लीज हेल्प अस इन दिस। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल यही, इसी से मैंने समाप्त करना था, जो आपने अभी एंड में एक हल्की सी बात उसको आपने टच कर ही दिया है। Do you genuinely think, without any wishful thinking, that yes, India will be one of the most leading economies, one of the most prosperous countries? My yardstick for that is, because many people say this, India has become a very progressive country. Yes, India has done a lot of progress in the last few decades. But my yardstick would be when people stop immigration to any other country, when they are not going to leave for States, Canada, or Britain, when they start believing in idea of India and start living there in India. Will that happen ever? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि इंडिया इकोनॉमिक स्ट्राइड्स ले रहा है, लिए हैं और लेता रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। इंडिया विल बी अ पावरफुल इकोनॉमी, इंडिया विल बी अ अट्रैक्टिव मार्केट, इंडिया विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट मिलिट्री फोर्स, इसमें दो राय नहीं है। ये सब होगा, लेकिन एक प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि विल इंडिया बी द हैप्पीएस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड? हम अपने आप को एक सुखी समाज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इट्स नॉट इनफ टू हैव एवरीथिंग बट नॉट हैव हैप्पीनेस। हाउ विल वी गेट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस क्वोशेंट में हम हाई स्कोर्स कैसे करेंगे, ये सवाल है। मैं मानता हूँ कि हमारी बाद की जनरेशन, आने वाली जनरेशन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ टू मेक इंडिया अ ट्रूली हैप्पी नेशन, अ ट्रूली हैप्पी सोसाइटी। यहाँ पर लोग आएँ। आज हम आपके कनाडा में देख रहे हैं कि पीपल आर रीचिंग आउट फॉर टॉप ऑफिसेज। अमेरिका में द वाइस प्रेसिडेंट इज समबडी विद इंडियन ऑरिजिन। यूके में पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन is actually is on the verge
of prime ministership. Obviously, a very close fight that is going on in UK. But across the board, whether it's business or it's politics, it's public life, or it's any of the professions, India is making itself felt across the globe, across the world, and people are making a beeline for wonderful countries that have given opportunity for Indians making their second homes there or their new homes there. I hope India does the same. I hope India is also less restrictive and less self-conscious about opening up, as Mahatma Gandhi said, opening up the windows and let the winds of the world blow through India. That's the vision, that's the hope, that is the aspiration that we have. Salman sir, thank you so much for your time, and we wish you all the best and looking forward to carry on this discussion in future. Thank you so much, sir. Very much. I enjoyed meeting you, and through you, all your viewers as well. All the best. Good luck to you. Likewise, sir. The player is all ours. Thank you so much. Wishing you all the best. Thank you. Take care. Have a wonderful day. Bye. Thank you. South Asian Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you are watching Channel Y. The biggest South Asian media group. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group. Y Media.